एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि क्या हमें स्ट्रेस से डील करना भी है कि नहीं करना है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा केपेबल हो जाएं स्ट्रेस को समझने के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। मैं अभी एक चीज़ आपको कहूँगा और वो ये है, स्ट्रेस इज़ नॉट बैड फॉर अस। स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं है और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हाय, आई एम अरुण सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू टू द थर्ड सीरीज ऑफ स्ट्रेस। और आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हम समझेंगे स्ट्रेस क्या चीज़ है, स्ट्रेस का न्यूरोसाइंस क्या है, स्ट्रेस से रिलेटेड हमारे ऊपर फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। सो जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या चीज़ है। मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, कई बार हमारे सेशंस होते हैं, 1-to-1 कोचिंग होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ स्ट्रेस क्या है, तो बहुत कॉमन से रिस्पॉन्स होते हैं कि टेंशन या प्रेशर। ओके, ये सारी चीज़ें असल में स्ट्रेस का रिजल्ट है, ये स्ट्रेस नहीं है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं तो हम उस चीज़ से कभी डील नहीं कर सकते। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि क्या हमें स्ट्रेस से डील करना भी है कि नहीं करना है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा केपेबल हो जाएं स्ट्रेस को समझने के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो आज का पहला एपिसोड स्ट्रेस को समझने की हम कोशिश करेंगे और उसको हर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड्स में जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे या किन किन चीज़ों का हमारे स्ट्रेस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बात करेंगे, तो हम उन चीज़ों को बहुत इजीली कैटेगराइज कर पाएंगे कि वो न्यूरोसाइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेस असल में क्या है। स्ट्रेस इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन पे दी जाने वाली प्रतिक्रिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, जब भी कोई सिचुएशन आती है तो शरीर अपने आप को तैयार करता है जिससे कि वो कोई प्रतिक्रिया दे सके। सो ये एक स्ट्रेस का बहुत ही सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन है। अब स्ट्रेस असल में दो किस्म के होते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस और दूसरा होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई एथलीट जब अपनी स्टार्टिंग लाइन के पीछे होता है तो वो यू स्ट्रेस फील कर रहा होता है और वो यू स्ट्रेस क्या करता है, उसके शरीर को इस तरीके से तैयार करता है कि वो फुल स्पीड से भाग सके, है ना। वेयर एज डी स्ट्रेस का क्या मतलब है। डी स्ट्रेस का मतलब है मेरे आगे एक ऐसी सिचुएशन है जिसको डील करने के लिए मेरे पास में कोई जरिए नहीं है, मेरे पास में वो रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास में वो क्षमता नहीं है। और इसीलिए जब भी हम डी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत हाई चांस होता है कि हम या तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते या फिर कई बार हम गलत प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये फर्क है यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस में। इसीलिए डी स्ट्रेस में कई बार हमको एंजाइटी भी होती है। डी स्ट्रेस की वजह से कई बार हमको कई सारे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, कई बार साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हो जाते हैं। सो डी स्ट्रेस बेसिकली स्ट्रेस का एक नेगेटिव प्रभाव है हमारे ऊपर। अब स्ट्रेस के थोड़े हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक स्ट्रेस का एस्पेक्ट है वो है एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। इसका मतलब कि स्ट्रेस हमारे अंदर क्यों आया और स्ट्रेस का असल में हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा क्या स्ट्रेस ने किया जिस वजह से जो स्टोन एज मैन था, जो आदि मानव था, वो अपने आप को बचा सके और मानवता को आगे बढ़ा सके। ओके, तो स्ट्रेस का जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है, जो एमिगडाला का रिस्पॉन्स है, वो है फाइट एंड फ्लाइट। तो जब हम जंगल में रहा करते थे और खाने को ढूंढने के लिए अगर कोई इंसान अपने गुफा से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही वो हमेशा अपने आसपास कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जिससे कि
उसको या तो कोई नुकसान होने वाला है या फिर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो उसको उसके जीवन व्यापन में उसका मदद कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब वो चल रहा है जंगल में तो वो बहुत ज्यादा अटेंटिव है, वो बहुत ज्यादा अलर्ट है। ओके, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेस ऑलरेडी बन चुका है। और उस टाइम पे अगर सडनली उसके आगे अगर कोई बहुत ही भयंकर कोई जानवर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेबर टूथ कैट उसके आगे आ जाती है, तो उस समय उसके पास में दो चॉइस है, या तो वो उससे लड़े या फिर वो वहां से भागने की कोशिश करे। तो ये दोनों भी चीज करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। ओके, तो ये उसका एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है कि किस तरीके से स्ट्रेस ने असल में मानवता को बचाया है। जो दूसरा एस्पेक्ट है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टडी हुई थी, और इस स्टडी में डॉक्टर हांस नाम के एक रिसर्चर थे, और उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बताया कि असल में हमारे जो रेस्पॉन्स होते हैं उसका एक जनरल अडेप्टेशन होता है। ओके, इसीलिए उसको गैस भी बोलते हैं, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। और इसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो स्थिति है, मन की स्थिति है, उसके असल में 4 स्टेजेस होते हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब हर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वैसी चल रही है जैसा कि मैं चाहता हूं कि वो चले। ओके, तो उस स्टेट में क्या हो रहा है, हमारी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे हर शरीर के ऑर्गन्स वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, और हम एक तरीके से रेस्टफुल स्टेट पे है, हम एक रिलैक्स स्टेट में है। लेकिन उसके बाद में कोई तो एक ऐसी चीज होती है जो ट्रिगर करती है, और जैसे ही ट्रिगर करती है तब हम हमारे दूसरे स्टेज पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अलार्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात को थोड़ा सा लेट अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ पे आप अपनी कार पार्क करते हैं वहाँ से आपकी बिल्डिंग तक एक थोड़ा सा सुनसान सेक्शन है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी आवाज़ सुनेगी तो आप इमीडिएटली ट्रिगर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा दिमाग काफ़ी कुछ उस आदि मानव जैसा ही है, और हम अभी भी ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो हमें हानि पहुंचा सके। इसीलिए हमारा पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि हम अलर्ट हो जाते हैं, हम आसपास देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आवाज़ आई है। ओके, और जहाँ से भी ये आवाज़ आ रही है, क्या ये मेरे लिए कोई खतरा बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो ये दूसरा स्टेट है। अब तक आप होम्योस्टेसिस में थे, लेकिन अब आप अलार्म पे आ गए, और बाद में आप देखते हो कि एक तरफ से एक दो कुत्ते आ गए आपके सामने। ओके, और जब वो आपके सामने आते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट स्टेज है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का स्टेज, जहां पे अब आप रेस्पॉन्ड करोगे, आप कोई एक्शन लोगे। तो अब आपके आगे जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपने डिसाइड करना है कि मुझे फाइट करना है कि फ्लाइट करना है। यस, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये हम क्या कर रहे हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो अगर आप उस समय सक्सेसफुल हो जाते हैं उन कुत्तों को भगाने में, और आपका रास्ता क्लियर हो जाता है और आप अपनी बिल्डिंग में चले जाते हैं, तो आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो कुत्ते वहां से जा नहीं रहे हैं, और अभी भी आप उसी रेस्पॉन्स में हो, तो फिर क्या होता है, फिर आप एग्जॉशन स्टेज पे चले जाते हो, जहां पे आप ढूंढते हो कि मुझे कहीं से मदद मिल जाए, मैं बिल्डिंग के वॉचमैन को बुला लूं, या फिर मैं कॉल करके किसी फ्रेंड को बुला लूं। ओके, इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन, जहां पे कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल चुकी है और आप कोई एक्सटर्नल हेल्प की वेट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अगर बाहर से कोई मदद मिल जाए तो ये सिचुएशन से मैं डील कर पाऊंगा। ओके, तो ये 4 स्टेजेस जो हैं ये बताते हैं हमारे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स किस तरीके से होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके न्यूरोसाइंटिफिक एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हाइपोथैलेमस, जो कि कंट्रोल सेंटर है, वो एक कमांड सेंटर है। ओके, तो ये अलार्म वाला जो स्टेज है ये बेसिकली हाइपोथैलेमस से ही स्टार्ट होता है। ओके,
फिर आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड है जो असल में एक तरीके का हार्मोन बनाएगी और वो मैसेज आगे पास करेगी। ओके, जो तीसरी चीज है यहाँ पे वो है एमिगडाला। अब तक अगर आपने स्लीप की सीरीज और इमोशनल इंटेलिजेंस की सीरीज को ध्यान से सुना है तो आपको अब तक एमिगडाला के फंक्शन के बारे में बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। एमिगडाला जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो अभी तक जो भी चीजें हमने डिस्कस की वो सब हमारे ब्रेन में होती है। ओके, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब जो चौथी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो होती है एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये एक्चुअली हमारी किडनी के ऊपर प्लेस्ड होती है। तो दोनों किडनीज के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड्स प्लेस्ड होती है। और इनका क्या होता है? इनका काम होता है स्ट्रेस का जो मेन हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, उसको सेक्रीट करना एड्रिनल ग्लैंड्स का काम होता है। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं HPA एक्सिस। ओके, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स एक्सिस। ओके, तो जब हाइपोथैलेमस जो होता है वो कमांड सेंटर है, उसने ये एक कमांड भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कि ये सिचुएशन है और इससे हमको डील करने की ज़रूरत है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स फिर एक केमिकल डिस्चार्ज करती है जो एड्रिनल ग्लैंड्स की तरफ मैसेज भेजता है, और वो मैसेज होता है कि आप कॉर्टिसोल बनाइए। और अब जब कॉर्टिसोल बनता है तो हम लोग साइकोलॉजिकली और फिजिकली रेडी हो जाते हैं एक्शन लेने के लिए। ऑलराइट, लेकिन ये HPA एक्सिस को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस में आने वाली हर डिस्कशन इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो एक्टिवेशन हुआ है HPA एक्सिस का, ये अगर टेम्पररी है तो इससे हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ समय तक खिंच जाता है या ये HPA एक्सिस कुछ लंबे समय तक अगर एक्टिवेट रह जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जब आपको प्यास लगती है तो आप उठ के जाते हैं और आप पानी पी लेते हैं। प्यास लगने पर भी आपकी बॉडी ने कुछ कॉर्टिसोल बनाया है और वो कॉर्टिसोल की वजह से आपने एक्शन लिया। और आपका एक्शन क्या था? आप अपनी जगह से उठे, अपने कंफर्ट को आपने छोड़ा, आपने पानी पिया और वहीं पे आपने अपनी जो डिहाइड्रेशन की स्टेट थी उसको आपने हैंडल कर लिया, है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये HPA एक्सिस का एक्टिवेशन बहुत ही छोटा था। आपको प्यास लगी और आपने जैसे ही पानी पी लिया, कॉर्टिसोल रिजॉल्व हो गया, HPA एक्सिस जो है वो वापस डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन ये लंबे समय तक चलने से क्या होता है? इसका सबसे पहला असर होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। जैसे ही कॉर्टिसोल शरीर में बनता है तो हमारा शरीर क्या करता है? वो इम्यून सिस्टम को एक बार के लिए रोक देता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार के लिए रोक देता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक बार के लिए रोक देता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल मैक्सिमम ग्लूकोज जो है वो बनना जरूरी है और वो ग्लूकोज क्या करेगा? आपको एक्शन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक चीज हमको इमीडिएटली समझ में आ गई कि अगर स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा तो इसका हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ही गलत असर होने वाला है ना। दूसरी चीज हमको क्या समझ में आई कि इसका हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे बहुत गलत असर होगा और इसीलिए क्या होता है? वेट गेनिंग टेंडेंसीज बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज हमको समझ में आई कि बॉडी में एक साथ बहुत ज्यादा ग्लूकोज का बन जाना, ओके, इसका सीधा रिलेशनशिप किसके साथ में? इसका सीधा रिलेशनशिप डायबिटीज के साथ में है। तो जब भी स्ट्रेस लंबे समय तक खींचता है तो उसके ये सारे एक्शंस होते हैं और उनके ये रिएक्शंस होते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला असर इसका होता है आपके हिपोकैम्पस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? हिपोकैम्पस की एक्टिविटीज के ऊपर इंपैक्ट होता है। इनफैक्ट हिपोकैम्पस के साइज पे भी इसका इफेक्ट होता है और इसीलिए हमारी लर्निंग, हमारी सीखने की क्षमता और मेमोरी, सीखी हुई चीज को याद रखने की क्षमता,
दोनों पे इसका बहुत ही गलत असर होता है। जो दूसरी चीज है जिस पे इस स्ट्रेस का बहुत गलत असर होता है वो होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हायर लेवल थिंकिंग से रिलेटेड है। ओके, वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, वो हमारे जो रेस्पॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड है। इसीलिए जो आदमी स्ट्रेसफुल होता है, आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट गलत भाषा भी ये दर्शाती है कि आप स्ट्रेस में हैं। ओके, हम लोग गलत भाषा का कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे अंदर कोई कंट्रोल नहीं है कि हमारा एक रेस्पॉन्स आ गया और हमने इमीडिएटली उसको वैसे ही एक्सप्रेस कर दिया, है ना। तो ये भी एक साइन है कि हम स्ट्रेस में हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा अब और डेप्थ में समझेंगे। स्ट्रेस का एक ग्लाइकेटिंग इम्पैक्ट होता है। देखो, ग्लाइकेटिंग ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज के डीजनरेट होने को हम ग्लाइकेशन बोलते हैं। ओके, और ये शब्द कहाँ से आ रहा है? ये ग्लूकोज से ही आ रहा है। ओके, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब किसी को डायबिटीज होती है तो उनका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि दे आर बेसिकली ग्लाइकेटिंग। ओके, सो ये ग्लाइकेशन वाला जो एस्पेक्ट है ये बड़ा ही खतरनाक है। ओके, तो जो बहुत ही कॉमन हमारे साइनेप्सेस में जो ग्लाइकेशन के जो इंडिकेशंस होते हैं, जो कि एक क्लासिक ऑब्जर्वेशंस है एल्जाइमर्स के, वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? जो हमारे दिमाग में कंसिस्टेंटली न्यूरल नेटवर्क्स का जो बनना होता है, जिसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, कंसिस्टेंटली पुरानी सेल्स का निकल जाना और नई सेल्स का बनना होता है, वो प्रोसेस भी इंटरप्ट होता है स्ट्रेस की वजह से। इसीलिए हम जिसको बोलते हैं ना कॉग्निटिव एजिंग, उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप स्ट्रेस में लंबे समय तक रहते हैं। ओके, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक इम्पैक्ट्स हैं स्ट्रेस के। अभी हम समझेंगे स्ट्रेस के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है। तो अब तक हमको ये समझ में आ चुका है कि स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा आ जाता है ना। हमको ये समझ में आता है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार कर रहा है। ओके, अब ये समझिए कि स्ट्रेस क्या करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेस बेसिकली चाहता है कि आप दो काम करें, और वो कौन से दो काम है? आपको डिसाइड करना है और आपको एक्ट करना है। आप जैसे ही डिसीजन लेंगे और एक्शन लेंगे, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा? ये जो HPA एक्सिस है ये नेगेटिव लूप में चलता है। इसका मतलब है कॉर्टिसोल जैसे ही रिलीज होता है, HPA एक्सिस वहीं पे डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल बनने के बाद में भी डिसीजन नहीं लिया जाता या एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या होता है? कॉर्टिसोल बनता चला जाता है। ओके, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स क्या सोचते हैं कि इतने डोजेज में इसने कुछ नहीं किया है, मे बी मुझे डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो डोज बढ़ाते जाते हैं। और जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हमारी डिसीजन मेकिंग और हमारी थिंकिंग दोनों और ज़्यादा इम्पेयर होती चली जाती है ना। इसीलिए इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? बहुत कॉमन चीज़ें देखी गई है एंजाइटी। ओके, लोग इमेजिन करते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और हमेशा हम जब भी फ्यूचर में जाएंगे देयर इज़ अ वेरी हाई चांस हम वहाँ से एंजाइटी ही वापस लेकर आएंगे, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। और ह्यूमन ब्रेन जो है, जब उसको कोई चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो उसका इंक्लिनेशन ये होता है कि मैं कुछ नेगेटिव सोचूं। ओके, तो फ्यूचर हम देख नहीं सकते और फिर हम नेगेटिव सोचते हैं और वहाँ से हम एंजाइटी लेकर आते हैं, और वो एंजाइटी क्या करती है? हमारे प्रेजेंट को पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। ठीक है, कुछ समय तक एंजाइटी रहने की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? आशा का ख़त्म हो जाना, अब कोई होप नहीं है। जब निराशा होती है तो डिप्रेशन होता है। ओके, तो जब हम बार बार फ्यूचर में जर्नी करने की कोशिश करते हैं, जब हम बार बार फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम वहाँ से वापस आते हैं तो हम सिर्फ खाली हाथ नहीं आ रहे, हम असल में एंजाइटी को लेकर आ रहे हैं।
तो इससे क्या होता है, बार बार ये जो एंजाइटी होती है इसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ऑलराइट, ये सब कुछ जानने के बाद में भी मैं अभी एक चीज़ आपको कहूँगा, और वो ये है, स्ट्रेस इज नॉट बैड फॉर अस। स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो भी आपने अच्छे काम किए हैं वो सब आपने स्ट्रेस की वजह से किए। आप वो प्रेजेंटेशन याद कीजिए जो आपने अपने क्लाइंट के आगे दिया था और जिस प्रेजेंटेशन की वजह से आपको बिजनेस मिला था। ओके, आप वो पर्टिकुलर मीटिंग याद कीजिए जो आपने अपने बॉस और सुपर बॉस के साथ में की थी, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिला था। ओके, आप वो बचपन की खेली हुई रेस याद कीजिए जब आप अपने फ्रेंड्स से पहले आपने रेस खत्म किया, फर्स्ट आए। इन तीनों सिचुएशन में आपके अंदर स्ट्रेस था, इन तीनों सिचुएशन में आपकी बॉडी ने कॉर्टिसोल बनाया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया और हमने एक्शन लिया। ऑलराइट, सो आज के इस एपिसोड में हमने ये समझा कि स्ट्रेस असल में क्या चीज़ है। हमको ये समझ में आया कि किस तरीके से HPA एक्सिस काम करता है और हमारे शरीर को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने में मदद करता है। हमने ये भी समझा कि जो गैस का सिस्टम होता है, जनरल अडैप्टिव सिंड्रोम होता है, उसके अलग अलग स्टेजेस क्या है, और हमने ये समझा कि स्ट्रेस का फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। हमारे अगले एपिसोड में हम स्ट्रेस को और डीपली समझेंगे, हम स्ट्रेस के सोशल इम्पैक्ट को समझेंगे, और हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस को डील करने के अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं। थैंक यू।